Hello students, in this video we will discuss direction, cosines and direction ratios of a vector, section formula, product of two vectors। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आता है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। तो बच्चों देखिए डायरेक्शन कोसाइंस, जैसा कि आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया गया था कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं कि किसी वेक्टर के जो एंगल, किसी वेक्टर के साथ जो एंगल बनते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ, उनके हमें क्या लेने पड़ते हैं, कॉस लेने पड़ते हैं, कोसाइन लेना पड़ता है। और उनका कोसाइन ही क्या कहते हैं, उसको डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारे पास ओपी वेक्टर, ओ क्या है ओरिजिन, पी कोई पॉइंट है स्पेस में, ओपी वेक्टर हमने ड्रॉ किया और ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा में एंगल बना रहा है, ठीक है ना, और वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ओपी, एंड cos alpha, cos beta and cos gamma are denoted by l, n, also lmn से भी इनको डिनोट कर सकते हैं। और एक रिजल्ट आपको बताया गया था कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, 0। ठीक है ना, ध्यान रखना है, 0 नहीं होता, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। और इसका एक रिजल्ट और बताया था आपको, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो इसके इसी फिर में आगे चलते हैं हम। लेट ए वेक्टर, लेट ए बी एनी वेक्टर, ए बी एनी वेक्टर, ठीक है ना, सच दैट ए वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है हमारे पास बेटा, ये है हमारे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। दिस इज द वेक्टर a, these are the scalar component of this vector, a1, a2 and a3 are the scalar component of this vector a, ठीक है ना। तो बेटा a1, a2, a3 जो है हमारे पास स्केलर कंपोनेंट, these are the dr of this vector, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, drs कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए क्या हो गए मेरे पास, a1, a2, a3, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या हो गए, ये स्केलर कंपोनेंट है a1, a2, a3। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है आपको कि जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं किसी वेक्टर के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। और आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेटा डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, तो इनसे डीसी फाइंड करने हैं। इस वेक्टर के डीसी फाइंड करने का मतलब ये होता है, जैसा कि आपको बताया था, डीसी का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस का, कि इस वेक्टर को मुझे यूनिट वेक्टर बना देना है, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है किसी वेक्टर को किसमें कन्वर्ट करना है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। और जब उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो जो स्केलर कंपोनेंट होंगे उस वेक्टर के, उनको हम डीसीज कहते हैं, ठीक है ना, उनको हम डीसीज कहते हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो बेटा इसका फॉर्मूला आपको बताया था, ए कैप, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं हम ए कैप, और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का आपको
यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, किसी वेक्टर को भी आपको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, तो वो क्या बन जाता है, एक यूनिट वेक्टर बन जाता है उसी डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या कर दिया कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको पता ही है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर, ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बेटा, 1 अपॉन रूट ऑफ ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और ए वेक्टर मेरे को ऐसे लिखना है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है बेटा, तो ये लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है कि जो a यूनिट वेक्टर है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर i कैप, इसका मल्टीप्लाई भी कर दूंगा साथ में, प्लस a2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर j कैप प्लस a3, ठीक है ना, a3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू k कैप। ठीक है बेटा, तो ये वेक्टर बन गया मेरे पास। इस वेक्टर को मैं कहूंगा कि इस a वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर आ गया। तो बेटा जब ये जो है इसके क्या हो गए, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है ना, इस वेक्टर की ये क्या हो गए, स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट के स्केलर जो कंपोनेंट है मेरे पास यही क्या है, इस वेक्टर के डीसीज हैं। तो इस वेक्टर ए वेक्टर के डीसीज क्या मिलेंगे आपको, दीज आर द डीसीज ऑफ दिस वेक्टर ए। ठीक है ना, तो डीसीज क्या हो जाएंगे, डीसीज किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ये होती है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस की। तो ये बन गया डीसीज क्या, a1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैं इसको समेशन a1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, a2 अपॉन अंडर रूट समेशन a2 a1 स्क्वायर और a3 अपॉन अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन गए मेरे पास, दीज आर द डीसीज ऑफ दिस वेक्टर। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि अगर डीसी फाइंड करने हैं तो डीसी फाइंड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि पहले आप उसका क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर बना लेंगे और उसके जो कंपोनेंट होंगे वही उसके डीसीज होते हैं। एग्जांपल दे देते हैं, क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि देखो मान लो कि मेरे पास एक आर वेक्टर है। ठीक है ना, और इस आर वेक्टर को मैं लिख दिया कि आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है बेटा, ये कोई वेक्टर है। तो आपको क्या करना है कि फाइंड डी आर्स एंड डीसीज ऑफ वेक्टर आर। ठीक है ना, आर वेक्टर के डी आर और डीसी निकालने हैं। तो बेटा डी आर्स ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 2 माइनस 5। दीज आर द डी आर ऑफ कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट को क्या कहते हैं, डी आर ऑफ दिस वेक्टर। डी आर हो गई, ठीक है ना। अब इसके डीसीज फाइंड करने हैं। तो डीसीज फाइंड करने से पहले मुझे आर वेक्टर का क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा, 1 प्लस 4 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू रूट 30। रूट 30 हो गया, रूट 30 हो गया मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना है, तो आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसको लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो ये बन जाएगा बेटा 1 अपॉन रूट 30, ठीक है ना, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 2 बाई रूट 30 j कैप, ठीक है ना, माइनस 5 बाई रूट 30 k कैप। ठीक है ना, ये बन गया। तो ये जो मेरे पास डीसीज होंगे बेटा, ये डीसीज क्या होंगे, इसके डीसीज ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू कितने हो जाएंगे बेटा मेरे पास, 1 अपॉन रूट 30, ठीक है ना, माइनस 2 अपॉन रूट 30 और ये माइनस 5 बाई रूट 30। तो दीज आर द डीसीज ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है ना, आपको डीसीज फाइंड करने होते हैं तो इस तरीके से आप डीसी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये भी पता है कि डीसीज के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखना है।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो देखो चेक करके देख लो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो इसका होल स्क्वायर कितना हो गया 1/30, इसका कितना हो गया 4/30, इसका कितना हो गया 25/30, कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये डीसीज है। डीसीज चेक करने का यही तरीका है, ठीक है ना। इनका स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो वो डीसीज हो जाएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। अच्छा आप सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कोई वेक्टर है मेरे पास, मान लीजिए कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और ये वेक्टर है मेरे पास 2i माइनस जे प्लस के, ये कोई वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के। तो ये मुझे पता है कि ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर ये यूनिट वेक्टर होता, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 4 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू √6 इसका मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है बेटा। अब वो ये पूछेगा आपसे कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन of a vector and have magnitude 5 यूनिट। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। क्या पूछता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही, ठीक है ना। एक आपको क्या निकालना है, एक वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड हैव मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, मतलब जो कि 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड रखता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, आपको निकालना पड़ेगा 5a यूनिट वेक्टर, ऐसे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जितने मैग्नीट्यूड का पूछ रहा है उसके यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे पता है कि a यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और 1 × 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि क्या वेक्टर हो गया इसका, देखो 5 × a का यूनिट वेक्टर निकालें, इसका यूनिट वेक्टर कितना हो गया 2/√6 i माइनस 1/√6 j वेक्टर j कैप प्लस 1/√6 k कैप। देखो ये यूनिट वेक्टर निकाल के मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया इसको। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 10/√6 i कैप माइनस 5/√6 j कैप और प्लस 5/√6 k कैप, ठीक है बेटा। ये मेरे पास एक ऐसा वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन में है, इसी की डायरेक्शन में है, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट है। लगा के देख लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो 5 ही आएगा। कैसे, देखो एक बार चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100/36 प्लस 25/36, 36 नहीं 6 आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये 6, ये भी 6 और प्लस 25/6 ये बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, √100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150/6 दैट इज इक्वल टू √25, ठीक है ना। और 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5 यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि उसी की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, तो जिस मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है उसके यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। अब आता है बेटा मेरे पास आगे सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th क्लास में 11th क्लास में आपने देखा है, वेक्टर में यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है मेरे पास, ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए, ये मेरे पास कोई पॉइंट है बेटा बी, ये मेरे पास कोई ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक कोई वेक्टर है जिसको मैंने ए वेक्टर मान लिया, ठीक है ना, मान लिया गया है। और एक ओ बी वेक्टर है जिसको ओ के रेस्पेक्ट में मैंने कोई फिक्स पॉइंट ओ है जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस बी के पोजीशन वेक्टर क्या हो गए बी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर। अब एक सी पॉइंट है जो कि ए और बी के कहीं ना कहीं बिटवीन इसमें है, कहीं बीच में है, कहीं भी लाई कर रहा है। ए से बी मान लीजिए कि मैंने ये सी पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका जो वेक्टर है, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इसको मैंने आर वेक्टर मान लिया, ठीक है बेटा।
तो देखिए सी वेक्टर जो सी पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी को मान लिया मैंने कि एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन ए बी डायरेक्शन है, तो मतलब ए बी इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, ए से सी और सी से बी सेम ही डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है ना। ए सी बी इसका मतलब कॉलिनियर पॉइंट है, ठीक है ना। तो मुझे क्या फाइंड करना है, आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है किस टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स में, ठीक है। आर वेक्टर क्या होगा, तो देखिए ए सी अपॉन सी बी, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या है, ए सी अपॉन सी बी, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए सी अपॉन सी बी किस रेशियो में दे रखा है, ये दे रखा है बेटा एम बाई एन रेशियो में। ए सी बाई सी बी किस रेशियो में गिवन है, एम बाई एन में, एम और रेशियो एम रेशियो एन दे रखा है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एन ए सी इक्वल टू एम सी बी, ठीक है। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये वेक्टर यूज कर लूंगा, तो एन ए सी इक्वल टू एम सी बी, ठीक है ना, यूजिंग वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने बेटा, तो ये वेक्टर फॉर्म होगी। अब बेटा ये देखिए कि n, अब मैं AC की वैल्यू निकालूंगा, देखो AC वैल्यू कैसे निकलेगी, AC वेक्टर, AC वेक्टर कैसे फाइंड होगा, तो ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दो ना, ट्रायंगल एडिशन वाला लो, A से C जाना है तो पहले A से O जाऊंगा, O से C जाऊंगा, सिंपल सी बात है। AC जाना है ना, तो AC जाना है तो AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर, ठीक है बेटा। तो AC वेक्टर कितना हो गया मेरे पास, देखो AO, A से O जाना है, लेकिन डायरेक्शन तो मेरे पास O से A की तरफ है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, तो माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा OA वेक्टर, ठीक है ना, प्लस OC वेक्टर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन तो O से C की तरफ है, तो बेटा AC वेक्टर कितना हो गया मेरे पास, OC वेक्टर क्या है मेरे पास R वेक्टर, ठीक है, माइनस OA वेक्टर कितना है मेरे पास A वेक्टर, तो AC वेक्टर की वैल्यू आ गई मेरे पास R माइनस A, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, CB वेक्टर की, बेटा CB वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा तो C से B पे जाना है, तो फिर वही ट्रायंगल एडिशन वाला, तो देखो C से B जाना है तो पहले C से O पे आऊंगा, ठीक है, C से A पे O पे आना है मेरे को, CO आना है, फिर उसके बाद O से B जाना है, ठीक है। तो ये जो है ना CB वेक्टर इक्वल टू CO, C से O, देखो CO दिखा रहा है लेकिन मेरे पास डायरेक्शन तो OC है, तो फिर मेरे को इसका क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस OC वेक्टर प्लस OB वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास CB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर कितना है B वेक्टर, ठीक है ना, और माइनस OC वेक्टर कितना है मेरे पास R वेक्टर, तो ये बन जाएगा मेरे पास B वेक्टर माइनस R वेक्टर, और AC वेक्टर बन गया R वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये दोनों वैल्यू लगा दूं बेटा, AC वेक्टर कितना है मेरे पास R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू M इंटू CB वेक्टर कितना हो गया B वेक्टर माइनस R वेक्टर, ठीक है ना। n का मल्टीप्लाई कर दूं, n R वेक्टर माइनस n A वेक्टर, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इक्वल टू MB वेक्टर माइनस MR वेक्टर, ठीक है बेटा। इस MR वेक्टर को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा MR वेक्टर प्लस NR वेक्टर इक्वल टू NA वेक्टर को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से R वेक्टर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास M प्लस N दैट इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, तो बेटा R वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास क्या है R वेक्टर के, जो R वेक्टर C के जो पोजीशन वेक्टर R थे वो ऐसे निकलेंगे, मतलब R वेक्टर आपका ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो R वेक्टर का इसके पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है ना, आप क्या करोगे M इंटू बी प्लस N इंटू ए अपॉन M प्लस N, ठीक है ना। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी से बेटा अगर कंडीशन यहाँ आती है मेरे पास कि इफ m इक्वल टू n, मान लीजिए कि m और n दोनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब c क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, व्हेन c इज अ मिड पॉइंट, ठीक है बेटा। मिड पॉइंट हो जाए तो m की वैल्यू क्या लगा दूं मैं, n लगा दूं, तो r वेक्टर इक्वल टू m b वेक्टर प्लस m a वेक्टर, क्योंकि m और n दोनों इक्वल हैं तो n की जगह पे m लगा दिया, अपॉन ये कितना हो जाएगा m वेक्टर m प्लस m
तो बेटा आर वेक्टर इक्वल टू, इसमें से m कॉमन आ गया तो बेटा क्या बचेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2m, और m से m कैंसिल हो गया तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। तो दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो कभी भी आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है, किन्हीं दो वेक्टर का मिड पॉइंट निकालना है, किन्हीं दो पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं किसी दो पॉइंट के, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2, ठीक है। तो ये बेटा सेक्शन फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होगा। अब आता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अभी तो आपने देखा कि हमने वेक्टर का एडिशन कैसे किया, ठीक है ना, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन और आपने एडिशन लिखे, लेकिन यहाँ वेक्टर का प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। अब वो वेक्टर का प्रोडक्ट जो ना टू वेज से होता है, दो तरीके से हम करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट जो ना डिफाइंड है टू वेज, ठीक है, दो तरीके से डिफाइंड होता है। तो सबसे पहला जो तरीका है हमारे पास क्या होता है बेटा, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा तरीका होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। चाहे आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है। चाहे आप स्केलर प्रोडक्ट बोलो या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है। दोनों का मतलब एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों में, ठीक है ना। चाहे स्केलर बोलो चाहे डॉट बोलो, ठीक है ना, चाहे वेक्टर बोलो चाहे क्रॉस बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ पे जब हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा स्केलर में आएगा, ठीक है। जब हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो एक जो आंसर आएगा, क्वांटिटी आएगी, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर हम दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आंसर जो है क्या होगा, जो क्वांटिटी आपको आंसर के एज आंसर मिलेगी वो हमेशा स्केलर होगी, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। ये भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है कि किस तरीके से आंसर इसका बनेगा, या तो वेक्टर आंसर आएगा वेक्टर फॉर्म में या स्केलर फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर के दो टाइप के प्रोडक्ट है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट, अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, लेट a vector and b vector are two vectors, that a vector and b vector are two vectors, and theta be the angle between them, ठीक है बेटा। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल क्या दे रखा है, थीटा गिवन है। ध्यान रखना है थीटा एंगल गिवन है। मान लीजिए कि एक वेक्टर ये ए है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर ये बी है, ठीक है, ये बी वेक्टर, ये ओ मान लिया, इसको मैंने, ठीक है ना, ये ए है, इसको मैंने बी मान लिया। तो ओ ए वेक्टर को नोट किया जा रहा है किससे, ए वेक्टर से, और ओ बी वेक्टर को नोट किया जा रहा है किससे, बी वेक्टर से। हम इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा, ठीक है बेटा। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है। तो हम लोग को क्या करना है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो मैं क्या से लिखूंगा इसको, ए वेक्टर डॉट, डॉट लिखते हैं ऐसे, और बी वेक्टर, तो ए डॉट बी बोलते हैं इसको। वेक्टर का साइन रहेगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ए डॉट बी। और इसका एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ठीक है। ध्यान रखना है ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, ये आपको यहाँ से, ठीक है ना,
ये आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो, एंगल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। अब इसके आगे चलते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1, इफ ए डॉट बी, ठीक है ना, मान लीजिए कि ए डॉट बी 0 है, ठीक है ना, ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया। अब 0 कैसे आएगा पता है आपको, 0 आएगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि नंबर 1 कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू π/2, इसका मतलब है कि थीटा π/2 है तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90, मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, ये 0 होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर नंबर 2 कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। थीटा 0 तभी होगा जब थीटा 0 हो जाएगा तो ए और बी दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। अब बेटा ये पैरेलल वेक्टर अगर हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, देखो यहाँ cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी भी लिख सकता हूँ। ध्यान रखना कि ए का मैग्नीट्यूड को मैं केवल सिंपल ए से भी नोट करता हूँ और ऐसे ही बी के मैग्नीट्यूड को मैं बी से नोट करूंगा। इस पर एरो नहीं लगाया जाता क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कोई ना कोई रियल वैल्यू जाएगी, तो उसको हम केवल ए से नोट करते हैं, ये केवल ये बी है। तो ठीक है ना, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ए डॉट बी इक्वल टू, अगर ए बी आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि एक दूसरे से ये कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, तो ये देखिए कि थीटा इक्वल टू 0 है तो ए पैरेलल टू बी वेक्टर होगा और ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं इसको। तो अब देखो एक स्पेशल केस क्या हो जाएगा इसके साथ कि अगर थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू अगर 0 है और ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर भी हो जाए, अगर बी को भी ए मान लो और थीटा को मैं 0 कर दूं। ठीक है बेटा, इस वाले फॉर्मूले में अगर बी को भी मैं ए मान लूं और थीटा को मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि इफ बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, अगर ए और बी दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएं और थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो देखो क्या केस बन जाएगा, ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और cos 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना है कि अगर किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। ध्यान रखना है कि ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक केस यहाँ पर भी बनता है बेटा कि अगर थीटा इक्वल टू π/2 है तो आपको पता ही है कि ए और बी क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अब परपेंडिकुलर कंडीशन क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अगर डॉट प्रोडक्ट अगर किन्हीं दो वेक्टर का 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो कैसे हैं, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है। अच्छा इसमें क्या केस बनेगा, मान लीजिए कि अगर ए डॉट बी 0 आ जाए, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ए डॉट बी 0 है तो बताओ क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है ना, अगर इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाए तो क्या कंडीशन बन सकती है, तो इसमें कंडीशन ये हो सकती है, देखो 0 कब कब आ सकता है, या तो ए वेक्टर 0 हो जाए, ठीक है, तो बी ए डॉट बी 0 हो जाएगा, या बी वेक्टर 0 हो जाए तब भी ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है बेटा। तो या तो a 0 हो जाए या फिर b 0 हो जाए या फिर थीटा क्या हो जाए पाई बाई 2 हो जाए। तो तीन कंडीशन पे, थ्री कंडीशंस पे हमारे पास a डॉट b क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है बेटा। अगर a 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना कि अगर a डॉट b 0 है, ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि इनमें से अगर कोई एक 0 है, a 0 है या b 0 है, तो फिर थीटा डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, फिर थीटा डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि ये ए वेक्टर है मेरे पास और बी वेक्टर मान लो 0 हो गया, तो यहीं रखा हुआ है वो, तो थीटा क्या डिफाइंड होगा, थीटा तो बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, कैसे डिफाइंड होगा थीटा। तो ध्यान रखना है कि अगर ए 0 है या बी 0 है उनमें से, ठीक है, तो फिर थीटा डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये एक केस बन गया हमारे पास। अब दूसरा केस क्या है, और दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है बेटा कि ए थीटा इक्वल टू 0 है, तो आपको पता चल गया कि a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड b हो जाता है। अगर थीटा इक्वल टू पाई हो गया, ठीक है ना बेटा, इफ थीटा इक्वल टू पाई हो गया, पाई हो गया, तो बेटा a डॉट b कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos पाई कितना होता है -1। तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास कि पाई के लिए, मतलब अगर a वेक्टर इस साइड है, ठीक है ना, ये a वेक्टर है और यहाँ से ये वेक्टर b वेक्टर है, ठीक है ना, ये b वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है ना, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल अगर पाई है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड a इनटू मैग्नीट्यूड b। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ कि थीटा क्या होगा, दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, तो देखिए यहां से निकालेंगे cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है बेटा, तो इससे आपको थीटा मिल जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब देखिए कि रेक्टेंगुलर जो हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो 3 यूनिट वेक्टर होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलोंग, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास 3D में होता है, ठीक है ना, वेक्टर जो होते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं आई जे के, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है ना, तो देखिए उनके साथ क्या क्या रिलेशन बनेगा। मान लीजिए कि आई कैप का डॉट आई कैप के साथ करना है आपको, आई का आई के साथ करना है, इसका मतलब यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, थीटा क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या बन जाएगा फिर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ भी आई और यहाँ भी आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई कैप का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस क्या हो जाएगा, 0। कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना हो जाएगा बेटा, 1 इंटू ये भी 1, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 1 के हैं, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होना ही है, तो क्या हो जाएगा 1। तो ध्यान रख लेना बेटा, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, दैट इज इक्वल टू 1 होता है। ध्यान रख लेना कि आई का डॉट आई के साथ, जे का डॉट जे के साथ, के का डॉट के साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई का डॉट जे के साथ क्या हो जाएगा, देखो आई और जे, आपने देखा होगा सिस्टम क्या होता है हमारे पास, सिस्टम ऐसा होता है कुछ कि ये है मेरे पास, इस टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि अगर मैं इसको आई से डिनोट कर रहा हूँ, इसको जे से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसको के से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3D में आपने ऐसा ही पढ़ा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इतना ये जो यूनिट वेक्टर आई है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जे है वाई एक्सिस के अलोंग, ये 1 यूनिट डिस्टेंस इस पे के एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगी। ठीक है ना, क्या हो गया मेरे पास, ये बन गया के कैप। तो अब इन दोनों के बीच के क्या है, एंगल है आई और आई वेक्टर और जे वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90।
ठीक है बेटा 90 है तो आपको बताया था मैंने कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या बन जाएगा 0। तो 0 किस किस का होगा, आई का जे के साथ और जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट और के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये तीनों क्या हो जाएंगे बेटा 0। तो ये फॉर्मूला याद रखने हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए इसमें कंडीशन हमारे पास ये सारी हो गई आपकी। अब देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्शन। ठीक है ना, प्रोजेक्शन हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ये प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आगे तो ये हो गया बेटा स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन से पहले बेटा एक टॉपिक और आता है, ठीक है ना, और उसको कैसे करेंगे। एक होता है एनालिटिकल प्रोडक्ट, ठीक है ना। एनालिटिकल प्रोडक्ट कैसे होता है, जैसे मान लो लेट ए वेक्टर इक्वल टू क्या है मेरे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और एक बी वेक्टर है मेरे पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर आपको इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, अगर ऐसे वेक्टर आ जाए आपके पास और कोई थीटा वगैरह आपको दे नहीं रखा है, तो आपको ए डॉट बी कैसे करना है, ठीक है ना। आई जे के की फॉर्म में कोई दो वेक्टर दे रखे हैं और आपको ए डॉट बी निकालना है, तो कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो a1 i का b1 j i से, तो देखो a1 b1 क्या हो जाएगा, a1 b1 i का डॉट प्रोडक्ट i से होगा। देखो ये तो मेरे पास स्केलर है, स्केलर का तो मल्टीप्लाई सीधा सीधा हो ही जाएगा, a1 का b1 के साथ हो जाएगा, लेकिन i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ होगा क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, देखो a1 b1 हो गया और i का डॉट प्रोडक्ट i के साथ, ऐसे लिख दिया मैंने। प्लस अब देखो a1 i का b2 जैसे होगा, a1 का तो b2 से सिंपल सा हो जाएगा क्योंकि दोनों रियल वैल्यूज है, मल्टीप्लाई हो गया। अब i का डॉट प्रोडक्ट किससे होगा, i डॉट j से। ठीक है, प्लस फिर इसका किसके साथ होगा, a1 का b3 से हो जाएगा, ठीक है ना, a1 b3 और फिर डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, i का k के साथ, i डॉट k। ठीक है ना, प्लस अब देखो इसका फिर इसके साथ होगा a2 b1 और j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस a3 b1 k डॉट i प्लस a3 b2 k डॉट j और प्लस a3 b3, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा k डॉट k। तो आपको पता ही है बेटा कि i डॉट i हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा a1 b1, i डॉट j 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, i डॉट k 0 हो गया क्योंकि i डॉट k i और k के साथ जो ना एंगल होता है वो 90 का होता है, j और i के साथ 90 का एंगल होता है, 0 हो गया। ये j डॉट j दोनों का एंगल क्या होता है 0, j का j के साथ, तो ये हो जाएगा a2 b2 प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0 और ये बचेगा a3 b3। सिंपल सा हो गया। तो अगर a डॉट b का आपको ऐसे डॉट प्रोडक्ट करना है दो वेक्टर का, तो आप इजीली ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा ये हो गया मेरे पास। अब इसी तरीके से अगर आपको एंगल फाइंड करना है, तो देखिए एंगल कैसे फाइंड करेंगे, cos थीटा इक्वल टू अभी फॉर्मूला बताया था a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो देखो a डॉट b कितना हो गया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, अभी निकाला था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, अभी तो किया था a और b का डॉट प्रोडक्ट अभी करके दिखाया था, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन, अब मैग्नीट्यूड ऑफ है, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस A3 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। तो ये बेटा फॉर्मूला है हमारे पास एंगल फाइंड करने का। अगर इस तरीके से दो वेक्टर आपको गिवन है तो ये फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए और A डॉट भी आप इजीली कर ही सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। A वेक्टर है हमारे पास I प्लस J, ठीक है ना। B वेक्टर है मेरे पास J माइनस K, ठीक है ना। इन दोनों वेक्टर के बीच का मेरे को पहले तो दोनों वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर मेरे पास क्या है बेटा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस जीरो के कैप, क्योंकि जब के कैप यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं जीरो के कैप मान लूंगा। डॉट प्रोडक्ट फिर इसके साथ लिखूंगा जीरो आई, देखो आई का टर्म नहीं है इसमें तो इसलिए जीरो आई मान लिया, प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है बेटा। तो अब मेरे को क्या करना है, a डॉट बी इक्वल टू, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो i का i के साथ करो, i का किसी दूसरे के साथ जीरो हो जाएगा, तो i का जीरो इसके साथ जीरो हो जाएगा, ये जीरो क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ जीरो जीरो हो गया। अब j का j वाले के साथ करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। तो a डॉट बी कितना हो गया बेटा मेरे पास 2। अच्छा मैग्नीट्यूड a निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड a कितना हो गया, अंडर द रूट ऑफ 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। अब मेरे को cos थीटा निकालना है। cos थीटा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कितनी, 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आ रहा है मेरे पास √2, और इसका कितना आ रहा है √5, और इसको लिख दूंगा मैं 2/5 √2/5। तो थीटा की वैल्यू होगी बेटा cos इनवर्स, cos इधर से इधर जाएगा तो cos इनवर्स √2/5। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया थीटा। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √2/5, ठीक है ना। तो ये एंगल हो गया। स्केलर प्रोडक्ट की कुछ कंडीशंस आपको बताई थी, ठीक है बेटा, और स्केलर प्रोडक्ट की कुछ कंडीशन आपको बता दी, उन कंडीशंस के साथ, ठीक है ना, एनालिटिकल प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आपको बता दिया। अब उसके बाद आता है स्केलर प्रोडक्ट में कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट की वो क्या क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में बेटा ये देख लीजिए, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि सबसे पहले तो कॉम्यूटेटिव होता है। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, हमेशा ध्यान रख लेना कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिविटी चेक करेंगे, कॉम्यूटेटिविटी तो ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये ध्यान रख लेना, कॉम्यूटेटिविटी यहाँ पर होती है, ठीक है ना। प्रोडक्ट इसका कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर वेरीफाई होता है वेक्टर में, ठीक है ना। a डॉट b इक्वल टू b डॉट a हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है ना। अब आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव जो लॉ होता है हमारे पास वेक्टर का, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। एसोसिएटिव हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू स्केलर, ठीक है ना, एसोसिएटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू स्केलर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ma डॉट b, ठीक है ना। तो ऐसे तो ये हो जाएगा मेरे पास ma वेक्टर डॉट b वेक्टर या फिर a वेक्टर डॉट mb वेक्टर, ठीक है ना। स्केलर के रेस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव होगा, वैसे ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। एसोसिएटिविटी इसकी इस टाइप से आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद बेटा प्रोजेक्शन आपका आता है, अब वो प्रोजेक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।